अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 है BSCS फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों लास्ट चैप्टर के अंदर हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ये न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है बैंक। तो बैंक बच्चों क्या होता है? बैंक एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों से कर्जे लेता है और आगे से दूसरे लोगों को वो कर्जे देता है। अच्छा बच्चों, इसमें बैंक को फ़ायदा क्या होता है? बैंक जिन लोगों से कर्जे लेता है बैंक उनको इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन उनको बच्चों लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, और वही पैसे जब बैंक आगे से दूसरे लोगों को देता है तो उसके ऊपर बच्चों बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने किसी से कर्जा लिया, किसी से पैसे लिए, जो हम बच्चों बैंक को पैसे देते हैं वो असल में बैंक के लिए कर्जा ही होता है। तो हमने बैंक को पैसे दिए, तो फॉर एग्जांपल बैंक हमें जो है वो 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब बैंक जब वही पैसे आगे किसी को देगा तो बैंक जो है वो फॉर एग्जांपल 7% पे किसी को इंटरेस्ट के तौर पे दे रहा है। अब बच्चों यहाँ पे बैंक को जो है वो 2% जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसने 5% पे करना है और आगे से उसने 7% जो है वो रिसीव करना है। तो ये बच्चों बैंक का मेन काम होता है। तो इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ जी, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। ये लोगों से जो है वो डिपॉजिट्स रिसीव करता है, मतलब लोगों से पैसे वसूल करता है अमानत के तौर पे, कर्जे के तौर पे, एंड एडवांस लोन्स, और आगे से जो है ये दूसरे लोगों को, ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको क्या करता है? कर्जे देता है। जी बच्चों, इसमें आगे मज़ीद डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बैंक को इसमें फ़ायदा क्या होता है। जिन लोगों से कर्जे लेता है उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और जिनको वो कर्जे देता है उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक के अंदर बच्चों आप मेनली 3 किस्म के अकाउंट ओपन कर सकती हैं: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आजकल बच्चों काफ़ी जो है वो बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन बच्चों मेनली जो टाइप्स हैं वो ये 3 टाइप्स ही हैं। कोई भी आप अकाउंट ओपन करेंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई किसी ना किसी हेड के अंदर आ रहा होगा। तो बच्चों करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बच्चों आप किसी भी टाइम जितने मर्जी पैसे जमा करवाएं, जितने मर्जी पैसे आप इसमें से निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बैंक आपको जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। और ये वाला अकाउंट जो है ये बिजनेसमैन के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि उसने डेली बेसिस पे पैसे जमा भी करवाने होते हैं और निकलवाने भी होते हैं। तो लिखा हुआ इन करंट अकाउंट अ कस्टमर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी व्हेन ही वांट्स। जब आप चाहे मर्जी इसमें पैसे जमा करवाएं या निकलवाएं। बैंक पे नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जी बच्चों, इसी वजह से अगर आपको मजबूरन बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़े तो आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो अकाउंट है जिस पे बैंक इंटरेस्ट पे करता है वो बिल्कुल हराम है, वो हमें ओपन नहीं करने चाहिए। और करंट अकाउंट भी अगर ज़रूरत हो तो ओपन करें, अदरवाइज इसे भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर 4 पे सेविंग अकाउंट, एन अकाउंट फ्रॉम विच द डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ मनी अप टू सम एक्सटेंट द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन इट। जी बच्चों, सेविंग अकाउंट में क्या होता है? इसमें आप पैसे तो विदड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट आपको बता दी जाती है कि आप 1 महीने के अंदर कितनी दफ़ा और कितने पैसे जो है ना वो विदड्रॉ करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा पैसे आप विदड्रॉ नहीं करवा सकते। और इसके ऊपर बैंक आपको जो है वो इंटरेस्ट भी पे करता है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता इस अकाउंट के ऊपर। फिक्स्ड अकाउंट है, जैसे कि बच्चों उसके नाम से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसे जमा करवाने हैं। उस टाइम पीरियड से पहले आप उसमें से पैसे विदड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर आप करवा लेंगे तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, फिर आपको बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो लिखा फ्रॉम फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ कैश आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। जो भी आपके साथ बच्चों अकाउंट ओपन करते वक्त जो भी आपने टाइम पीरियड फिक्स किया था 5 साल 10 साल, उससे पहले आप पैसे नहीं निकलवाएंगे। बैंक पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स अकाउंट, और इसके ऊपर बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट थे, जिनमें से ये फिक्स्ड अकाउंट जो है ये तो बिल्कुल हराम है, इसको ओपन नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? ये बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक जो है अपने डिपॉजिटर को, अपने कस्टमर को जिनका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन होता है, उनको ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। इसमें बैंक आपको क्या करता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हों तो बैंक आपको उससे ज़्यादा पैसे पे कर देगा। तो जितने ऊपर आपको बैंक पैसे पे करता है वो असल में बैंक आपको लोन दे रहा होता है, जो कि आपने बाद में बैंक को वापस करना होता है, और इसके ऊपर बैंक आपसे जो है वो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है। The amount which a bank allow to customer to withdraw in excess of his deposit is known as a bank overdraft. For example, a customer has 10,000 in his account, but bank allow him to withdraw rupees 15,000. In this case, 5,000 will be bank overdraft. जी बच्चों, आपके अकाउंट में 10,000 थे लेकिन बैंक ने आपको 15,000 पे कर दिया, तो यहाँ पे 5,000 जो है ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, जो कि आपने बैंक को वापस करना है। और जब तक आप इसको वापस नहीं करते उतने दिनों तक आपके ऊपर इसका जो है वो इंटरेस्ट वो चार्ज करते रहेंगे। मतलब अगर आपने 10 दिनों बाद पे कर दिया तो आपको सिर्फ 10 दिन का इंटरेस्ट होगा, और अगर आपने 15 दिन बाद किया तो आपको 15 दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चों पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। जी बच्चों, जैसे हम जो है वो कैश बुक बनाते थे, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, हम जब बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं तो हम जो है वो उसका जो हिसाब किताब है वो कैश बुक के अंदर रखते हैं। तो ऐसे ही बच्चों बैंक वाले जो है वो भी अपने डिपॉजिटर का जो है वो एक रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। तो उसके लिए जो है वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर वो तमाम अपने जो डिपॉजिटर होते हैं उनके रिकॉर्ड रखती हैं कि उन्होंने कितने पैसे जमा करवाए, कितने पैसे उन्होंने निकलवा लिए, जो भी उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं उसका वो हिसाब किताब रखती हैं अपने पास। तो हर डिपॉजिटर, हर कस्टमर का वो एक अलहदा से जो है वो स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले बच्चों पासबुक बनाई जाती थी, वो मैनुअली बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनती है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों जब हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के अंदर, तो कंप्यूटर इसको जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है बैंक स्टेटमेंट को। तो पासबुक पहले जो है वो बनती थी, वो मैनुअली बनती थी, लेकिन अब बैंक स्टेटमेंट बनती है। दोनों का पर्पज़ बिल्कुल सेम ही है। तो लिखा हुआ इट इज़ अ कॉपी ऑफ डिपॉजिटर अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। जिस तरह बच्चों हम अपने लेजर बनाते हैं वैसे ही बैंक जो है वो अपने लेजर बनाता है, और उस लेजर्स के अंदर जो है वो बैंक क्या करता है, अपने हर डिपॉजिटर का जो अकाउंट होता है उसका जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। लेकिन ये लेजर बैंक को मैंने आपको बताया मैनुअली अब मेंटेन नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली बैंक जो है कंप्यूटर जो है उसको जनरेट कर लेता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके बाद नंबर 8 पे है पे इन स्लिप। जी बच्चों, अगर हमने बैंक में पैसे जमा करवाने हो तो उसके लिए हमें एक स्लिप फिल करनी पड़ती है। अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा, अगर आपने चेक या बैंक में जमा करवाना है तो पहले आपको एक स्लिप जो है वो आपको बैंक से मिल जाएगी, आपने उसको फिल करना है। उसके ऊपर आपने डेट लिखनी है, नाम लिखना है, जिस अकाउंट के अंदर आपने पैसे जमा करवाने हैं उसके ऊपर अकाउंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपने साइन करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और बच्चों उसको हमने बैंक में जमा करवा देना है। उसकी 2 कापीज होंगी बच्चों। बैंक क्या करता है, उसके ऊपर स्टैंप लगा के एक कापी आपको रिटर्न कर देगा और एक अपने पास रख लेगा। तो ये इस बात का सबूत होगा कि आपने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो लिखा स्लिप विच इज यूज टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जो स्लिप यूज करते हैं उसको हम पे इन स्लिप कहते हैं। उसके बाद है बच्चों चेक बुक। अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए बच्चों आप चेक बुक का इस्तेमाल करते हैं। चेक बुक इज यूज टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ चेक। चेक की बच्चों 3 किस्म की मेन टाइप्स हैं, ओपन और बियरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। तो 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस करती हैं। ओपन चेक क्या होता है बच्चों? तो बच्चों ये लिखा हुआ आपके पास ओपन चेक, चेक्स विच कैन बी विड्रॉ बाय बियरर ऑफ द चेक, बैंक विल आस्क नो इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जी बच्चों ये चेक का एक फॉर्म है, किसी भी मुल्क का चेक आप देखेंगे तो वो इसी तरह का ही होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक चेक लिया है ABC बैंक। तो पे यहाँ पे बच्चों नाम आएगा और ये देखिए आगे लिखा होता है और बियरर, यहाँ पे डेट आ जाएगी बच्चों, अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे आपने जो है वो फिगर्स में लिखनी है, यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिखनी है, इधर आपने साइन करने हैं। तो बच्चों सेम ही चेक होता है हर बैंक का। जी बच्चों, तो हमने बात की कि ओपन चेक क्या होता है या बियरर चेक क्या होता है। ऐसा चेक जिसकी पेमेंट करते हुए बैंक आपसे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिमांड नहीं करता। इससे जो है जिसके पास भी ये चेक हो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ली, लेकिन बच्चों इसको जो है वो कोई भी आदमी बैंक में लेके जाएगा, बैंक उसको पे कर देगा। चाहे ली इसको खुद बैंक में लेके जाता है
या इसके अलावा कोई भी आदमी बैंक में लेके जाएगा, बैंक उसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। और पेमेंट करते वक्त बैंक उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिमांड नहीं करेगा कि ये जो चेक लेके आया ये ली है या कोई और पर्सन है। तो कोई भी आदमी इसको जो है वो क्या कर सकता है, कैश करवा सकता है। इसको हम यहाँ पे बच्चों नाम लिखने की बजाय हम यहाँ पे सेल्फ भी लिख सकते हैं या फिर हम कैश भी लिख सकते हैं। नाम भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं और सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा ओपन चेक होता है, बियरर चेक, जिसके बाद भी चेक होगा बैंक उसको पेमेंट कर देगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होगा बच्चों, ऑर्डर चेक की पेमेंट बैंक सिर्फ उसी को करेगा, उस आदमी को करेगा जिसका यहाँ पे नाम लिखा होगा। अब बच्चों यही ओपन चेक जो है, अगर आप यहाँ से बियरर जो लिखा हुआ अगर इसको आप ऐसे क्रॉस कर दें, इसके ऊपर आप लाइन लगा दें, तो ये वही ओपन चेक है जो भी हमने पीछे पढ़ा। तो अगर आपने यहाँ पे लाइन लगा दिया तो ये जो ओपन चेक था अब ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर चेक। अब इसमें और ओपन चेक में क्या फ़र्क होगा बच्चों, अब अगर आप इस चेक को कैश करवाने जाती हैं तो बैंक आपसे पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा कि ये जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है क्या ये यही आदमी है जो चेक को लेके आया। अगर तो आप बैंक को आइडेंटिफाई करवा देते हैं, वो आपसे आपका आईडी कार्ड पूछ सकता है, तो देन आपको बैंक पे कर देगा। लेकिन अगर आप बैंक को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या कोई और आदमी इस चेक को बैंक में ले जाता तो बैंक उसको पेमेंट नहीं करेगा। चेक्स विच कैन बी विड्रॉ ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन हुज नेम इज मेंशन ऑन द चेक, सिर्फ वही आदमी इसको कैश करवा सकता है जिसका ऊपर नाम लिखा होगा। और इसमें हम कैश या सेल्फ नहीं लिखेंगे, इसमें हमने नाम ही लिखना है। बैंक विल आस्क आइडेंटिफिकेशन बिफोर पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक, बैंक आपसे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बच्चों क्या होता है, ये जो आपका बच्चों ऑर्डर चेक था अभी हमने बात की, ली और ये बियरर लिखा हुआ है जी बच्चों, अगर हम यहाँ पे इस साइड पे दो ऐसी जो है वो लाइन लगा दे तो ये आपका क्रॉस चेक बन जाएगा। ऊपर वाले चेक में अगर आप देखें यहाँ पे लाइंस नहीं लगी हुई, ये बियरर कटा हुआ है। तो इसी बच्चों ऑर्डर चेक के अगर इस साइड पे हम दो लाइंस लगा दे तो यही जो आपका ऑर्डर चेक था वो क्रॉस चेक बन जाएगा। जी बच्चों एक बात याद रखनी है, लाइनें आपने ऐसी ही लगानी है, तिरछी लाइनें लगानी है और सिर्फ इसी कोने पे लगानी है, इसके अलावा बाकी किसी कोने पे लाइन नहीं लगाएंगे। जी बच्चों ये आपका क्रॉस चेक बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों बैंक आपको डायरेक्टली पे नहीं करेगा। अब अगर ली भी इसको कैश करवाने जाता है तो बैंक इसको पेमेंट नहीं करेगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए बच्चों ली को ये चेक अपने बैंक में जहाँ पे उसका अकाउंट है वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा और फिर जो इसका बैंक है वो एबीसी बैंक के साथ कांटेक्ट करेगा और इससे चेक को कैश करवाएगा और ली के अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा और फिर ली अपने ही अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करवा सकता है। इसकी पेमेंट बैंक जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं करेगा काउंटर के ऊपर। दीज आर चेक्स विच आर नॉट पेड बाय बैंक एट काउंटर। आप अगर इसको कैश करवाने जाते भी हैं, हालांकि ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, बैंक आपको बिल्कुल भी इसकी पेमेंट नहीं करेगा। दी चेक्स कैन बी क्लियर थ्रू बैंक्स। ये चेक जो है ये बैंक टू बैंक ही क्लियर होगा, आपको अपने बैंक को जमा करवाना पड़ेगा, आपका बैंक जो है वो एबीसी से ये चेक क्लियर करवाएगा और फिर आपको इसकी पेमेंट होगी। जी बच्चों हाउ टू कैश क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को बच्चों कैसे आपने कैश करवाना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल एमसीबी का आपको चेक मिला लेकिन आपका अकाउंट था कौन से बैंक में, एचबीएल में। तो बच्चों आप एमसीबी के पास क्रॉस चेक को कैश करवाने नहीं जाएंगे। अगर आप चले भी जाएंगे बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको ये चेक अपने अकाउंट में एचबीएल में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे आपने इसको जमा करवा देना है और फिर जब एचबीएल वाले क्या करेंगे, इसकी कलेक्शन कर लेंगे एमसीबी से और फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना, अपने ही अकाउंट में से आपने कैश जो है वो विड्रॉ कर लेना। तो वो आप फिर एटीएम से निकलवा लें या फिर चेक इशू करके अपने ही बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 15 पे अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड या अनकैश चेक। ये सारे एक ही चेक के डिफरेंट नाम है, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक या अनकैश चेक। बच्चों ऐसा चेक जो आपने किसी को तो दे दिया लेकिन उसने आगे से जाके अभी तक उसको कैश ही नहीं करवाया हुआ, उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। जी बच्चों अगर आपको कोई चेक देता है तो आप 6 महीने तक उसको कैश करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेक के ऊपर 1 जनवरी लिखा हुआ है तो आप 30 जून तक उस चेक को कैश करवा सकते हैं। आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने गुजर जाएंगे तो फिर वो चेक जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा, फिर आप उसको कैश नहीं करवा सकते। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। आपने किसी को चेक दिया लेकिन उसने अभी तक जो है वो बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने अभी तक कैश ही नहीं करवाया हुआ, तो ये बच्चों आपका अनप्रेजेंटेड या अनकैश चेक कहलाएगा।
उसके बाद है बच्चों नंबर 16 पे अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड चेक। जी बच्चों, जैसे अभी हमने बात की है क्रॉस चेक की, कि क्रॉस चेक में क्या होता है कि आपने अपना चेक जो है, जो आपको चेक रिसीव हुआ वो आपने अपने बैंक के अंदर जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे जमा करवाना होता है, और फिर आपका बैंक जो है उस चेक को जो है वो एमसीबी से कैश करवाएगा, और फिर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और फिर आपने अपने अकाउंट में से खुद ही पैसे निकलवा लेने। अच्छा बच्चों, अब हुआ क्या, हमने तो अच्छा इसमें क्या होता है कि आपने एमसीबी का चेक था आपने एचबीएल में जमा करवा दिया, तो बच्चों उसी दिन ये कैश नहीं होगा, जिस दिन आपने जमा करवाया उस दिन बैंक आपसे कलेक्ट करेगा, और नेक्स्ट डे जो है ना ये चेक फिर एमसीबी में भेजा जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने फ्राइडे वाले दिन ये चेक जमा करवाया, अब सैटरडे को तो छुट्टी होती है, संडे को भी छुट्टी होती है, आपने फ्राइडे को चेक जमा करवा दिया एचबीएल के अंदर, चेक था एमसीबी का और आपने एचबीएल में जमा करवा दिया, क्रॉस चेक था, फ्राइडे वाले दिन आपने जमा करवाया, अब नेक्स्ट डे छुट्टी थी, सैटरडे को और संडे को भी छुट्टी थी। अब ये चेक कौन से दिन जाएगा, मंडे वाले दिन जो है ना ये एमसीबी के पास जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो इसकी कलेक्शन होगी। तो बच्चों आपने चेक एचबीएल में तो जमा करवा दिया, एमसीबी का क्रॉस चेक था जो आपने एचबीएल में जमा करवा दिया, लेकिन एचबीएल ने अभी तक उसकी जो है कलेक्शन एमसीबी से नहीं की हुई, जैसे अभी आपको मैंने उसकी रीज़न बता दिया। तो ऐसा चेक जो आपने डिपॉजिट करवा दिया अपने बैंक में, लेकिन आपके बैंक ने अभी तक उसकी कलेक्शन नहीं रिसीव की हुई, तो कह रहा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। जी बच्चों, जैसे भी मैंने बताया आपने कलेक्शन के लिए एचबीएल को चेक दे दिया, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक इज कॉल्ड अनकलेक्टेड चेक, लेकिन एचबीएल ने अभी तक उसकी कलेक्शन जो है वो एमसीबी से नहीं की हुई, किसी भी वजह से हो सकता है बच्चों, तो इसको हम अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर 17 पे है ओमिटेड चेक। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, ऐसा चेक जो आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने कहा कि मैं इसको जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ, आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली, लेकिन बाद में जो है वो आप उसको बैंक में जमा करवाना ही भूल गए, आपने उसको बैंक में जमा ही नहीं करवाया। कोई भी वजह हो सकती है, आपको बाजार में आप गए, आपको जो है वो कोई और काम पड़ गया और चेक आपकी जेब में रह गया और आपको बाद में याद ही ना रहा, हालांकि आप जो है वो कैश बुक में एंट्री पास कर चुके हुए हैं, लेकिन बैंक में आपने जमा ही नहीं करवाया। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज कॉल्ड ओमिटेड चेक। ऐसा चेक जो आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया। जैसे क्रॉस चेक की भी हमने बात की, क्रॉस चेक की जो हमें क्लियरेंस है वो कैसे होगी, वो हमें अपने बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल क्रॉस चेक आपके पास आया, आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि मैं बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ, लेकिन बैंक में आपने जमा ही नहीं करवाया। उसके बाद है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। जी बच्चों, आप जब बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं, तो मैंने अभी बात की पीछे पेन स्लिप की, तो आपने पेन स्लिप फिल करनी है, पैसे आपने बैंक में जमा करवानी है, बैंक एक स्लिप को जो है वो स्टैम्प करके आपको दे देगा, एक अपने पास रख लेगा। अब बच्चों फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए लेट आवर्स में, बैंक जो है उसका सिस्टम जो है वो क्लोज हो चुका हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, जो बैंक वाले थे वो आपके जानने वाले थे, उन्होंने आपसे पैसे रख लिए और जो पेन स्लिप है उस पर आपको स्टैम्प करके दे दी, लेकिन एंट्री जो है वो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि सिस्टम जो है वो बंद हो चुका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे सिस्टम के अंदर। आपके पास तो प्रूफ आ चुका हुआ है, आपके पास स्लिप आ चुकी हुई है, लेकिन बैंक वालों ने आपसे कैश रिसीव तो कर लिया, लेकिन अपने सिस्टम के अंदर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी उसके अंदर बैंक ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हुई। तो बच्चों कैश बैंक को रिसीव हो चुका हुआ है, आपने पैसे जमा करवा दिए हुए हैं, लेकिन बैंक ने उसकी जो एंट्री है वो अपने पास रिकॉर्ड जो है वो स्टेटमेंट के अंदर नहीं की हुई। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इसको हम कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, मतलब पैसे तो जमा हो चुके हैं लेकिन अभी वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों डिसऑनर चेक। ऐसा चेक जो आप कैश करवाने जाते हैं लेकिन बैंक उसकी पेमेंट करने से इनकार कर देता है, किसी भी वजह से बच्चों बैंक इनकार कर सकता है। उस आपके अकाउंट के अंदर बच्चों जिसमें आप कैश करवाने जा रही हैं जिस चेक को, वहाँ पे पैसे ही नहीं थे, या पैसे तो है थे लेकिन पैसे कम थे, या उसके ऊपर बच्चों साइन का मसला हो सकता है, अमाउंट लिखने के अंदर कोई मसला हो सकता है, डेट का मसला हो सकता है, तो कोई भी बच्चों इसमें रीज़न हो सकती है। तो बैंक अगर
कोई भी बच्चों बैंक को रीज़न नज़र आती है तो बैंक उसकी पेमेंट करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट रिफ्यूज्ड बाय बैंक, आपने प्रेजेंट तो कर दिया लेकिन बैंक ने पेमेंट करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डिसऑनर चेक। तो इस चेक को बच्चों हम क्या कहेंगे, डिसऑनर चेक। तो ये बच्चों हमारे आज के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आपने बच्चों इनको अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।